ओके विद्यार्थी मित्रों, अगले लेक्चर में अगले वीडियो में हमने ये देखा कि भाई गंगा की समस्या बराबर, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। आपने गंगा की सफाई योजना के विषय में अवश्य ही सुना होगा। कई करोड़ की यह योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा के जल में गुणवत्ता बहुत कम होती गई थी। यानी पीने की पानी की जो गुणवत्ता है वो गंगा नदी की बहुत कम हो गई थी। जैसे मैंने अगले वीडियो में बोला तो गंगा नदी के अंदर बहुत से उद्योगों का पानी, केमिकल वाला पानी छोड़ दिया जाता था। गंगा नदी किनारे अस्थि विसर्जन होता था। यहाँ तक भी लोगों का मृतदेह वहाँ पे ही जलाया जाता था। आधा अधूरा जला हुआ मृतदेह पानी में छोड़ दिया, फेंक दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे कारण की वजह से उसके पानी की स्तर की गुणवत्ता बहुत ही कम हो गई थी। इसके अलावा एक और एक जीवाणु है जिसके माध्यम से जान सकते हैं कि पानी बहुत गंदा हो गया है। कोलीफॉर्म नामक जीवाणु का एक वर्ग जो मानव के आंतों में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति इससे रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का दूषित होना प्रदर्शित करता है। इसके अलावा कुछ प्रदूषक अल्प मात्रा में भी होने पर भी हानिकारक हो सकते हैं। जल की पीएच सरलता से सार्वत सूचक की सहायता से हम माप सकते हैं। यहाँ तक हमने थोड़ा आगे की वीडियो में समझा है। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर के विषय में जानकारी। ये 5 प्रकार के जो आर है वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान या प्रकृति को कम से कम नुकसान करने के लिए पूरे विश्व में बनाए गए, जिसके नाम है आप देख सकते हो। रिफ्यूज यानी इनकार करना, रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, रीपर्पस यानी पुनः प्रयोजन, और लास्ट वाला रिसाइकलिंग पुनः चक्रीयकरण। इसके बारे में हम विस्तृत से बात पढ़ेंगे अभी। और ये प्रश्न है मोस्ट आईएमपी जो परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहला है रिफ्यूज, बराबर इनकार करना। इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं को आपको आवश्यकता नहीं है ऐसी वस्तु लेने से इनकार करना। उन उत्पादकों को खरीदने से इनकार करो जो आपको या आपके परिवार को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लास्टिक की थैली को लेने के लिए इनकार करना चाहिए। उसके बाद आता है कम उपयोग यानी रिफ्यूज, बराबर। इसका अर्थ यह है कि आपको बहुत कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। आप टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं। आप आहार को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या आप कुछ अन्य वस्तुओं के विषय में सोच सकते हैं जिनका उपयोग कम किया जा सकता है? उसके बाद आता है पुनः उपयोग यानी फिर से उपयोग करना। बहुत सारी चीज वस्तु ऐसी है जिसका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं, जिसे कहते हैं रीयूज। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब ऐसी धातु है जिसको गला के गर्म करके इसका रीयूज कर सकते हैं। आज देखो किसी इमारत का निर्माण या मकान के निर्माण में बहुत सारे लोहे का इस्तेमाल होता है। उस लोहे को भी हम लोग रीयूज कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना चीज वस्तु के रीयूज के बारे में सोचना चाहिए। यह पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। पुनः उपयोग के तरीके में भी आप किसी वस्तु को बार बार उपयोग करते हैं तथा लिफाफे को फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उपयोग में लिया जा सकता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ आई प्लास्टिक की बोतल एवं डिब्बों का इत्यादि का उपयोग रसोई घर में वस्तु रखने के लिए किया जा सकता है। अन्य कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें हम पुनः उपयोग में लिए जा सकते हैं? पुनः प्रयोजन यानी हेतु का बदलना, बराबर। अब जिस वस्तु के लिए जिस हेतु के लिए वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसी वस्तु का उसी उत्पादन को अन्य वस्तुओं के अन्य हेतुओं के लिए भी यूज होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु का उपयोग के लिए बनती है तब जब उस वस्तु में नहीं ली जा सकती है तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य में प्रयोग कर देना चाहिए। उदाहरण के रूप में टूटे फूटे चीनी के बर्तन या मिट्टी के घड़े को जैसे बर्तनों को पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। पुनः चक्रीकरण, इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज, कांच, धातुओं की अन्य वस्तुओं ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रीकरण करके उपयोगी वस्तु बनानी चाहिए। जब तक अति आवश्यक न हो नया उत्पादन या संश्लेषण विवेकपूर्ण नहीं है। इनका पुनः चक्रीकरण के लिए पहले हम अपद्रव्यों को अलग करना होगा जिससे कि पुनः चक्रीकरण योग्य वस्तु दूसरे कचरे के साथ भराव क्षेत्र में फेंक दिया न जाए।
मतलब क्या आप गांव के कस्बे और शहर में ऐसा कोई प्रबंध जानते हैं जिससे इन पदार्थ का पुनः चक्रीयकरण किया जा सके? बराबर। फिर हम देख सकते हैं कि भी यहाँ पर एक और पॉइंट हमें बताया गया है, हमारे चयन से पर्यावरण पर बहुत प्रभाव होता है। हम बाजार में से जो कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उस वस्तु का उपयोग या इस्तेमाल हमारे स्वास्थ्य पर, अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर या प्रकृति पर कैसे होगा, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अक्सर हम ऐसी बातों को नहीं सोचते और इस चीज वस्तु का उपयोग हमें दूर के परिणाम भी सोचने चाहिए। जैसे प्लास्टिक का उपयोग, सरकार ने आजकल इसको बैन कर दिया है। क्यों कर दिया? कि प्लास्टिक ऐसी वस्तु है जिसको हजारों साल जमीन में दबा के रखो, फिर भी निकालो तो वैसी की वैसी, यानी उसका विघटन नहीं हो सकता और उसको कुदरत में बाहर के वातावरण में जला भी नहीं सकते। तो बाहर के वातावरण में प्लास्टिक को जलाएंगे तो भी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरी गैस हवा में सम्मिलित हो सकती है और श्वास की तकलीफ हो सकती है हमें। बराबर। इसके प्रभाव तात्कालिक या दीर्घकालिक अथवा व्यापक हो सकते हैं। समपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य के वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित करती है, साथ ही साथ भावी संतति के लिए संसाधन का संरक्षण भी करती है। आर्थिक विकास पर्यावरण का संरक्षण संबंधी है, अतः समपोषित विकास से जीवन के सभी आयामों में परिवर्तन निहित होता है। यह लोगों के ऊपर निर्भर है कि वे अपने चारों ओर आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए तथा प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के संसाधन के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। 16.1 हम संसाधन के प्रबंध में क्या आवश्यकता, हमें संसाधन के प्रबंध की क्यों आवश्यकता है, ये वाला पॉइंट भी हम देख लेते हैं। हमें संसाधन के प्रबंध की आवश्यकता क्यों है? कुदरत के द्वारा हमें जितने भी संसाधन मिलते हैं वो सभी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता क्यों है हमें, और उस संसाधन को बनाए रखने की आवश्यकता क्यों है? वो लंबे समय तक टिकने चाहिए, कुदरत में रहने चाहिए, क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन उपयुक्त तो होने चाहिए। मतलब आज हम जिस तरह से पेट्रोल डीजल का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे देशों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि अगले 100 सालों के बाद आपको ये पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी या कार देखने को नहीं मिलेगी। फिर आपको प्रयोगशाला में छोटी सी बोतल में दिखाएंगे कि ये पेट्रोल था, भूतकाल में इससे वाहन वगैरह सब चलते थे। तो हमें कोई नई टेक्नोलॉजी खोजने की जरूरत है जिससे हम इन कुदरती संसाधनों का कम से कम उपयोग करें, वो इतनी मात्रा में यूज ना करें कि एक दिन वो खत्म ही हो जाए पूरा। बराबर। केवल सड़क एवं इमारत ही नहीं परंतु वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे कि भोजन, कपड़े, पुस्तक, खिलौने, फर्नीचर, औजार आदि तथा वाहन इत्यादि सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं। हम केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त करते हैं, वह है ऊर्जा, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। परंतु यह ऊर्जा भी हमें पृथ्वी के बाहर उपस्थित जीवों के प्रक्रम से तथा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा ही प्राप्त होती है। जो हम खाना खाते हैं, सब्जी वगैरह ये सब, तो वनस्पति कैसे फलती फूलती है? सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करके। उसके अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य में से आती है। बराबर। और वह साग भाजी है या पत्ता गोभी है, कोई भी प्रकार के फ्रूट्स है, कोई भी वनस्पति जो हम शाकाहारी है, वो जो खाते हैं, गेहूं, चावल, कुछ भी, तो ये सभी ना कहीं सूर्य की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं और वही ऊर्जा हमारे अंदर आती है। तो हमारे लिए सूर्य ये कभी नहीं खत्म होने वाला अखुट ऊर्जा का स्रोत माना गया है। बराबर। हम अपने संसाधन को सावधानी पूर्वक विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे, क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह संसाधन असीमित नहीं है। स्वास्थ्य सेवा सुधरने के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग कई गुना तेजी से बढ़ रही है। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करते समय दीर्घकालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा कि अगली पीढ़ी तक उपलब्ध हो सके। संसाधन का अर्थ
उसका दहन अथवा शोषण नहीं है। इसका प्रबंधन में भी इस प्रबंधन में भी इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कई इनका वितरण सभी वर्गों के समान रूप से न कि मात्र मुट्ठी भर अमीरों और शक्तिशाली लोगों को उतना लाभ मिलेगा। एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। उदाहरण के लिए खनन से प्रदूषण होता है क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातु मल भी निकलता है। अतः समपोषित प्रकृति संसाधन के प्रबंध में अपशिष्ट के सुरक्षा निपटाना भी व्यवस्थापन होना चाहिए। समपोषित विकास एवं प्रकृति संसाधन में संरक्षण की वर्तमान वैश्विक चिंता हमारे देश के प्राकृतिक संरक्षण की लंबी परंपरा एवं सांस्कृतिक तुलना में हाल की ही है। पूर्व ऐतिहासिक भारत में सांस्कृतिक संरक्षण एवं समपोषित विकास के सिद्धांत पर स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित हो सकती है। हमारे प्राचीन साहित्य में ऐसे उदाहरण भरे हैं जहाँ मूल्य और प्रकृति के प्रति मनुष्य की संवेदनशीलता का महिमा और सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी। तो विद्यार्थी मित्रों देख सकते हैं कि हम लोग हमारा ये पूरा अध्याय मतलब इस पाठ का पहला वीडियो बराबर इसको खत्म कर रहे हैं। आगे के वीडियो में हम लोग किताब 16.6 वन्य और वन्य जीवन से देखेंगे। अस्तु।